दोस्तों, अगर आप NISM सीरीज़ 5A की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आपको अंत तक ज़रूर देख लेना चाहिए। आइए शुरुआत करता हूँ पहले सवाल से। इन एसबा द अमाउंट इज़ ब्लॉक्ड इन, कि एसबा में जो है अमाउंट कहाँ पे ब्लॉक किया जाता है। आप जानते हैं कि जब भी आप कोई शेयर्स खरीदते हैं तो शेयर्स को ख़रीदने से पहले जो है आप जो है उसके लिए अप्लाई करते हैं, कुछ अमाउंट जो है आपके बैंक अकाउंट से डिडक्ट करके उसे सेपरेट रखा जाता है एसबा फैसिलिटी में। तो ये जो एसबा फैसिलिटी है वो कहाँ पे रहती है, कि आपके अकाउंट में रहती है, ट्रेडिंग अकाउंट में रहती है, या कोई कंपनी के अकाउंट में चली जाती है, ये सवाल है। तो ऑप्शन है ए ट्रेडिंग मेंबर्स अकाउंट, बी इन्वेस्टर्स ओन अकाउंट, सी इशूइंग कंपनी अकाउंट, डी ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है इन्वेस्टर्स ओन अकाउंट, यानी कि आप ही के सेविंग अकाउंट में रखा जाता है इस पैसों को एसबा फैसिलिटी में। यहाँ पे जो पैसे हैं वो ब्लॉक्ड होते हैं, जिससे कि अगर जो है शेयर अलॉट होते हैं तो ये जो अमाउंट है डिडक्ट किया जा सके। इन केस अगर अलॉट नहीं होते हैं तो ये जो है आप ही के सेविंग अकाउंट में रिटर्न किया जा सके। क्वेश्चन है NFOs अदर देन ELSS कैन बी ओपन फॉर अ मैक्सिमम ऑफ। आप जानते हैं कि जब भी कोई न्यू फंड ऑफरिंग होती है तो एक अलॉटेड टाइम रहता है जहाँ पे ओपन रखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो है चाहे तो आके निवेश कर सकता है। तो मैक्सिमम कितने दिन तक जो है NFOs को ओपन किया जा सकता है ELSS के अलावा। ऑप्शन है A 7 डेज़, B 10 डेज़, C 15 डेज़, D 30 डेज़। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 15 डेज़। 15 डेज़ मैक्सिमम पीरियड है जब तक कि जो है न्यू फंड ऑफरिंग को ओपन किया जा सकता है सब्सक्रिप्शन के लिए। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द मैक्सिमम टोटल एक्सपेंस रेशियो चार्जेबल इन केस ऑफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। जो ETF होते हैं उसमें टोटल कितना एक्सपेंस रेशियो जो है चार्ज किया जा सकता है। ऑप्शन है A 1% ऑफ द डेली नेट एसेट्स, B 1.5% ऑफ द डेली नेट एसेट, C it depends as the TER changes in line with the size of the scheme, D any amount that the AMC में deem appropriate। ये ऑप्शन डी में तो कह दिया कि AMC को जितना लगे उतना डिडक्ट कर ले। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1% की ऑलरेडी गाइडलाइंस दी गई हैं कि इन केस अगर एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है तो मैक्सिमम टोटल एक्सपेंस रेशियो जो है 1% से ज़्यादा नहीं काटा जा सकता। Next, in dash bias, the impact of recent events on decision making can be very strong, and investors tend to extrapolate the event into the future and expect it to repeat। कि आपको याद होगा कि अभी जैसे कोविड का टाइम था तो मार्केट जो है काफ़ी डाउन गया था और उसके तुरंत बाद मार्केट में जो है काफ़ी ज़्यादा उछाल देखने को मिला। तो इससे हो सकता है कि मान लेते हैं अगर साल 2022 में आगे जाके मार्केट अगर बुरी तरह से क्रैश होता है तो कई सारे लोग इन्वेस्ट करने के लिए आगे बढ़ेंगे। कारण क्या है? क्योंकि उनमें रीसेंसी बायस आ गया है। उनको जो है लगता है कि लास्ट टाइम तो ये पैटर्न रिपीट हुआ था कि जब डाउन गए तो वापस ऊपर आया, तो हो सकता है उसी तरह का उछाल जो है अभी देखने को मिले। तो अगर इस तरह से वो अगर डिसीजन को लेते हैं तो किस हिसाब से डिसीजन ले रहे होंगे? ऑप्शन है A हर्ड मेंटालिटी, B एंकरिंग, C फेमिलियरिटी बायस, D रीसेंसी बायस। तो इसका करेक्ट आंसर है रीसेंसी बायस, क्योंकि जो रीसेंट इवेंट हुआ उस हिसाब से जो है उनको लगता है कि वो पैटर्न रिपीट होगा, बट ज़रूरी नहीं कि वो रिपीट हो। नेक्स्ट, एम्फी कोड ऑफ एथिक्स इज़ मेंट फॉर। कि आप जानते हैं कि एम्फी कोड ऑफ एथिक्स है जहाँ पे बहुत सारे रूल्स बताए हुए हैं। ये किन लोगों के लिए लिखा गया है? A AMCs, B डिस्ट्रीब्यूटर्स, C इन्वेस्टर्स इन म्यूचुअल फंड्स, D ऑल ऑफ द अबव। तो दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है AMCs के लिए बनाया हुआ है ये एम्फी कोड ऑफ एथिक्स। नेक्स्ट, ट्रेल कमीशंस आर लिंक्ड टू वैल्यूएशन ऑफ पोर्टफोलियो इन द मार्केट। कि ट्रेल कमीशन का किस चीज़ से रिलेशन है? कि आप नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स लेकर आओगे तो आपका क्या ट्रेल कमीशन बढ़ेगा, किस पर डिपेंडेंट है? तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन्ड है वो है वैल्यू ऑफ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट इन द मार्केट। मान लेते हैं आप जो है एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं, आपके बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, तो हो सकता है इनिशियली जो है आपको कमीशन बहुत कम मिले, बट जैसे ही साल बढ़ते रहते हैं आपके जो क्लाइंट्स हैं उनका पोर्टफोलियो का जो वैल्यू है वो बढ़ता रहता है, तो आपका जो ट्रेल कमीशन है वो भी उसके साथ साथ बढ़ता रहेगा, क्योंकि ये डायरेक्टली उनके पोर्टफोलियो के साइज से लिंक्ड है। तो इसका करेक्ट आंसर है ट्रू। दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम को पास करने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत होती है। एक होता है आपका हार्डवर्क और दूसरा होता है राइट स्टडी मटेरियल। मुझे कई सारे कमेंट्स जो हैं उस वीडियो में देखने को मिले जहाँ पे आप पूछ रहे थे कि कहाँ से तैयारी करूँ। एक तो किताब जो है 360 पेजेस की है और मॉक टेस्ट के वीडियोस इतने सारे अलग अलग क्रिएटर्स ने बना रखे हैं, तो आप चाहते थे कि कोई एक ऐसा सोल्यूशन मिल जाए जहाँ से अगर आपने एक बार पढ़ लिया तो आप खुद भी अंदर से कॉन्फिडेंट फील करें कि आपने जो है पूरे सिलेबस
को कवर कर लिया। वहीं पे मैं आपको बता दूं, जो भी स्टूडेंट ऐसा फील करता है कि उसने जो है सिलेबस कवर कर लिया, वो डेफिनेटली कॉन्फिडेंट रहता है एग्ज़ाम के दिन, और वो जो है एग्ज़ाम को पहले अटेम्प्ट में क्लियर भी कर पाता है। इसलिए मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि 2 प्लेलिस्ट हैं, आपको यूट्यूब में कोई और वीडियोस देखने की ज़रूरत नहीं है। 2 प्लेलिस्ट हैं, एक में जो है आपको सारे के सारे मॉक टेस्ट जिसमें कि रीसेंट सवाल जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं उसको कवर किया है, और दूसरा है जहाँ पे चैप्टर एक्सप्लेनेशन है, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 12 तक के हर एक कॉन्सेप्ट्स को जो है कवर करता हुआ ये वीडियो है। इसे अगर आपने एक बार देख लिया तो आप इस एग्ज़ाम को पहले अटेम्प्ट में क्लियर कर पाएंगे। आपको बता दूं, इसके जो शुरुआत के चैप्टर्स हैं वो टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप जो है जाके डेमो चेकआउट करें कि क्या आपको जो कॉन्सेप्ट बताया जा रहा है वो समझ आ रहा है कि नहीं। अगर आपको समझ आ रहा है तो ही आप जो है ज्वाइन बटन को प्रेस करके मेंबरशिप लें, जिससे कि आप जो है आगे के सारे चैप्टर्स और मॉक टेस्ट को एक्सेस कर पाएँ। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिस्क इन स्कीम्स ऑफर्ड बाय म्यूचुअल फंड इज़ नोन एज। कई बार आप देखेंगे कि जो म्यूचुअल फंड स्कीम के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसमें एक स्पीडोमीटर जैसा बना रहता है, जहाँ पे बताया जाता है कि ये जो स्कीम है ये कितना रिस्की है, कि लो रिस्क, मीडियम रिस्क, हाई रिस्क या वेरी हाई रिस्क। तो इस मीटर को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए फंडोमीटर, बी स्टाइल बॉक्स, सी कलर कोड, डी रिस्कोमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी रिस्कोमीटर। क्वेश्चन है अलॉटमेंट फॉर्मेलिटीज़ नीड्स टू बी फाइनलाइज विद इन डैश डेज ऑफ क्लोजर ऑफ NFO। मान लेते हैं कोई न्यू फंड ऑफरिंग हुई और उसका क्लोजर डेट आ गया, कितने दिन के अंदर अंदर लोगों को बता देना चाहिए कि उनका अलॉटमेंट हुआ या नहीं? ऑप्शन है ए 10 डेज़, बी 7 डेज़, सी 5 डेज़, डी 3 डेज़। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी 5 डेज़। 5 डेज़ के अंदर अंदर बता देना चाहिए कि अलॉटमेंट हुआ। अगर अलॉटमेंट हुआ तो उसकी सारी फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट कर लेना चाहिए। क्वेश्चन है अ म्यूचुअल फंड विच डिप्लॉयज इट्स फंड्स इन शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स सच एज ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स इज कॉल्ड। कि कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं जो कि शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे ट्रेजरी बिल्स, तो उसको क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए REIT, बी इक्विटी म्यूचुअल फंड, सी मनी मार्केट म्यूचुअल फंड, डी गोल्ड ETF। तो दोस्तों शॉर्ट टर्म के लिए जो है मनी मार्केट म्यूचुअल फंड कहते हैं, क्योंकि ट्रेजरी बिल्स आप जानते हैं गवर्नमेंट के बिल्स होते हैं जो कि 1 ईयर से भी कम की मैच्योरिटी रखते हैं, तो उसे हम लोग मनी मार्केट म्यूचुअल फंड्स कहते हैं। क्वेश्चन है रिडेम्पशन प्रोसीड्स फ्रॉम म्यूचुअल फंड स्कीम्स आर रिसीव्ड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। कि मान लेते हैं आपने म्यूचुअल फंड्स में जो है निवेश किया और काफ़ी लंबे टाइम बाद आपको लगा कि नहीं चलो अब रिडीम कर देते हैं, हमारे यूनिट्स को हम बेच के हम जो है पैसा ले लेते हैं। तो हमें पैसा किस तरह से मिलता है? ऑप्शन है ए कैश, बी बैंक ट्रांसफर्स, सी चेक्स, डी बैंक ट्रांसफर्स और चेक्स ओनली। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी बैंक ट्रांसफर्स और चेक्स ओनली। कोई भी जो है आपको कैश में पैसा नहीं देने वाला है। इससे पहले कि दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, अगर आपको वीडियो में एक्सप्लेनेशन समझ आ रहा है तो वीडियो पे लाइक जरूर कीजिएगा। क्वेश्चन है व्हाट इज़ द मैक्सिमम टोटल एक्सपेंस रेशियो चार्जेबल इन केस ऑफ अ क्लोज्ड एंडेड इक्विटी स्कीम। कि जो 2 टाइप के स्कीम्स होते हैं इक्विटी स्कीम्स में, एक होता है ओपन एंडेड और दूसरा होता है क्लोज्ड एंडेड। ओपन एंडेड का मतलब क्या होता है कि जो है सालों साल चलता रहता है, इसकी कोई मैच्योरिटी नहीं होती। वहीं पे कई सारे ऐसे इक्विटी स्कीम्स होते हैं जो कि शुरुआत नहीं बता देते, इतने साल बाद जो है मैच्योरिटी होगी इस पर्टिकुलर स्कीम की, तो उन्हें हम जो है क्लोज्ड एंडेड इक्विटी स्कीम्स कहते हैं। तो इनका जो है मैक्सिमम टोटल एक्सपेंस रेशियो कितना तक हो सकता है, ये सवाल है। ऑप्शन है ए 1% ऑफ द डेली नेट एसेट्स, बी 1.25% of the daily net assets, C it depends as the TER changes in line with the size of the scheme, D any amount that the AMC may deem appropriate। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1.25% तक ही हो सकता है। क्वेश्चन है consolidated account statement is a single account statement that consolidates financial transactions in all portfolios across mutual funds based on। कि जो हमारा CES स्टेटमेंट होता है वो कौन से नंबर पे आधारित होता है? ऑप्शन है फोलियो नंबर, बी बैंक अकाउंट नंबर, सी पैन नंबर, डी KYC। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है PAN नंबर। कि आपका जो पैन नंबर है वो अगर डाल दें तो आपके जितने भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हुए हैं, भले जितने भी म्यूचुअल फंड कंपनीज़ के साथ हुए हैं, उन सब का जो है एक साथ रिपोर्ट दिख जाता है। क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग स्कीम्स वुड हैव लोअर रिस्क ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। कि इनमें से कौन से स्कीम में इन्वेस्ट करने में कम रिस्क है? ऑप्शन है ए मल्टी कैप फंड्स, बी फोकस्ड फंड्स, सी थीमेटिक फंड्स, डी
सेक्टर फंड्स। तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को देखना पड़ेगा जो फोकस फंड्स हैं, जो थीमेटिक फंड्स हैं, यहाँ पे जो है कम नंबर ऑफ़ शेयर्स जो कि एक पर्टिकुलर टाइप के शेयर्स हैं उसमें निवेश किया जाता है, जिस कारण से रिस्क जो है बढ़ जाता है, रिटर्न्स के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। वहीं पे जब बात होती है मल्टी कैप फंड्स की, तो जो है अलग अलग कैप के जो फंड्स हैं जैसे मिड कैप, स्मॉल कैप और लार्ज कैप के में जो है परसेंटेज बेसिस में डिवाइड करके जो है इन्वेस्ट किया जाता है, जिस कारण से कंसंट्रेशन नहीं होता है एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ़ शेयर्स या पर्टिकुलर टाइप ऑफ शेयर्स में, तो वहाँ पे जो है रिस्क अपने आप मिनिमल हो जाता है। क्वेश्चन है, एज पर सेबी मैंडेट द मिनिमम नेट वर्थ रिक्वायरमेंट फॉर एएमसीज हु विश टू स्टार्ट ऑपरेशन इज, यानी कि अगर मैं एक म्यूचुअल फंड हाउस हूँ जो कि अपने आप को एक एएमसी की तरह जो है शुरू करना चाहता हूँ, तो मेरे पास मिनिमम नेटवर्थ कितना होना चाहिए। ऑप्शन है ए 10 करोड़, बी 15 करोड़, सी 15 करोड़, डी 35 करोड़। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 50 करोड़।